नमस्कार मित्रों, वरुण आइड मैथ्स में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत चैप्टर जो पढ़ने वाले हैं उसका नाम है संसद यानी पार्लियामेंट। संसद क्या है, संसद का गठन कैसे हुआ, इसके बारे में पहले हम लोग जानते हैं। तो लोकसभा, राज्यसभा तथा राष्ट्रपति के मिलने से संसद का निर्माण होता है। फिर संसद का काम क्या हो जाता है, तो ध्यान रहे कि संसद केंद्र सरकार का विधायी अंग है। इसका मतलब है कि कानून बनाने का इसे अधिकार है। ठीक है, तो ध्यान रहे कि कानून बनता कैसे है, इसके बारे में थोड़ा जान लिया जाए। तो कोई भी बिल यानी विधेयक पहले लोकसभा में लाया जाता है, वहां से पारित हो जाता है, तो फिर राज्यसभा में ले जाया जाता है, फिर वहां भी पारित हो जाता है, तो अंततः राष्ट्रपति के पास ले जाया जाता है और राष्ट्रपति सिग्नेचर कर देते हैं, तो वहां अधिनियम बन जाता है यानी कानून बन जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं कि इसकी गठन रचना, जो लोकसभा की रचना, गठन या विशेषाधिकार या शक्ति प्राप्त है, उसका वर्णन किस भाग में है, संविधान के किस भाग में है, तो भाग 5 के अंतर्गत इसका वर्णन है। किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 79 से 122 में इसका वर्णन है। तो यहां से एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये बन रहा है कि लोकसभा का गठन या शक्ति या विशेषाधिकार का वर्णन किस भाग में किया गया है, तो भाग 5 के अंतर्गत किया गया है। किस अनुच्छेद में किया गया है जी, तो अनुच्छेद 79 से लेकर 122 में किया गया है। ठीक है, अब आइए हम लोग देखते हैं संसद। अब संसद के जो 3 पार्ट है, 3 भाग है, हम बनाए हैं लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। 3 भाग बना दिए, प्रत्येक को अलग अलग समझते हैं। लोकसभा, राज्यसभा यानी इसका पहला नाम जनता का सदन था। 1954 से पहले लोकसभा को जनता का सदन कहा जाता था और 1954 के बाद इसका नाम लोकसभा हो गया। ठीक है, उसी तरीके से राज्यसभा का पहला नाम राज्य परिषद है। ठीक है, यानी राज्य परिषद इसका पहला नाम था। 1954 के बाद राज्यसभा शब्द को अपनाया गया है। ठीक है, तो यानी 1954 के बाद राज्यसभा, 1954 के बाद लोकसभा बना है। ठीक है, फिर हम लोग देखते हैं कि लोकसभा को निम्न सदन या निचला सदन के रूप में जानते हैं। ठीक है, और राज्यसभा को उच्च सदन के रूप में जानते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि यहाँ 25 वर्ष लिखा हुआ है, यहाँ 30 वर्ष लिखा हुआ है, यानी लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र 25 वर्ष होनी चाहिए और राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र 30 वर्ष होनी चाहिए। ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है कि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए, तो 25 वर्ष। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए, तो 30 वर्ष। ये क्वेश्चन यहाँ से और टेढ़ा मेढ़ा करके ऐसे देता है कि प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए, तो फिर आपका जवाब होगा 25 वर्ष। क्यों? क्योंकि जो व्यक्ति लोकसभा का चुनाव लड़ सकता है तो उसी में से तो एक आदमी प्रधानमंत्री बनता है। ठीक है, यानी बहुमत दल के जो नेता होते हैं वो प्रधानमंत्री बनते हैं। ठीक है, लोकसभा का सदस्य जो बना जाता है कितने वर्ष के लिए बना जाता है, तो 5 वर्ष के लिए बना जाता है, इसको याद रखेंगे। और राज्यसभा का सदस्य कितने वर्षों के लिए बना जाता है जी, तो 6 वर्षों के लिए बना जाता है। इसमें एक बात का ध्यान रखेंगे
कि प्रत्येक 2 वर्षों के बाद राज्यसभा का एक तिहाई सदस्य रिटायर्ड हो जाते हैं। ठीक है, कितने वर्षों के बाद? प्रत्येक 2 वर्ष के बाद 1/3। उसके बाद लोकसभा को अस्थाई सदन कहते हैं और राज्यसभा को अस्थाई सदन कहते हैं। इसलिए इसको अस्थाई कहते हैं क्योंकि इसका विघटन नहीं होता है और लोकसभा का विघटन होता है। राष्ट्रपति जब चाहेंगे तब उसका विघटन कर सकते हैं। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि लोकसभा का विघटन कौन कर सकता है? तो राष्ट्रपति कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां से बहुत सारे क्वेश्चन बने कि फिर से एक बार हम रिपीट कर देते हैं क्या क्या क्वेश्चन बन रहा है कि लोकसभा को निम्न सदन के रूप में जानते हैं, एक क्वेश्चन हो गया। उसके बाद फिर जनता का सदन किसे कहते हैं? तो लोकसभा को। फिर क्वेश्चन राइज होगा कि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए कितना उम्र होना चाहिए न्यूनतम? तो 25 वर्ष। फिर क्वेश्चन आएगा कि लोकसभा का सदस्य कितने वर्षों के लिए बना जाता है? तो 5 वर्षों के लिए बना जाता है। फिर क्वेश्चन आएगा कि अस्थायी सदन किसे बोलते हैं? तो फिर लोकसभा को बोलते हैं। उसी तरीके से यहां से भी क्वेश्चन जो राइज होंगे फिर से देख लीजिए। उसके बाद राज्य परिषद के रूप में किसे जाना जाता है? तो राज्यसभा को। फिर क्वेश्चन आएगा कि उच्च सदन किसे कहते हैं? तो राज्यसभा को। फिर उच्च सदन यानी राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? तो 30 वर्ष। उसके बाद कोई भी व्यक्ति राज्यसभा का सदस्य कितने वर्षों के लिए बनता है? तो 6 वर्ष। उसके बाद कौन सा सदन अस्थाई सदन है? तो राज्यसभा। ठीक है, तो यहां से बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत बार पूछे गए हैं एग्जाम में, इसलिए इसको याद रखिएगा। ठीक है, इसीलिए इसको हम क्या है कि डायग्राम में बनाए हुए हैं ताकि आपको आपके दिमाग में धीरे एकदम सीधे सीधे वो फिट कर जाएगा। चलिए ठीक है, अब राष्ट्रपति के बारे में यहाँ थोड़ी सी जानकारी दी गई है क्योंकि राष्ट्रपति एक चैप्टर के रूप में भी हम लोग पढ़ेंगे, इसलिए यहाँ आया है इसका चर्चा तो थोड़ी सी किया गया है। ठीक है, तो पहले जान लीजिएगा कि संसद का ये अभिन्न अंग है। राष्ट्रपति जो है संसद का अभिन्न अंग है। तो अभिन्न अंग कैसे? क्योंकि इसका जवाब ये होगा कि कोई भी अधिनियम तब बनता है जब राष्ट्रपति का सिग्नेचर हो जाता है, इसीलिए ये अभिन्न अंग है। ठीक है, क्योंकि पहले लोकसभा में कोई भी बिल पारित होगा यानी विधेयक पारित होगा, फिर वहां से पास होगा तो राज्यसभा में जाएगा और यहां से पारित हो जाएगा तो राष्ट्रपति के पास आएगा और राष्ट्रपति सिग्नेचर कर देंगे तो समझिएगा कि अधिनियम बन गया, कानून बन गया। ठीक है, अगर मान लेते हैं कि ये रिजेक्ट कर दिए तो फिर वो लोकसभा में पारित कराना पड़ेगा, राज्यसभा में पारित कराना पड़ेगा, फिर राष्ट्रपति के पास आएगा तो उनको ये मजबूरी है कि सिग्नेचर करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो एक ही बार ये रिजेक्ट कर सकते हैं, दूसरा बार रिजेक्ट नहीं कर सकते हैं। चलिए ठीक है, और राष्ट्रपति किसी भी सदन का सदस्य नहीं होते हैं, ध्यान रखिए, राष्ट्रपति किसी भी सदन का सदस्य नहीं होते हैं और इनको देश का प्रथम नागरिक कहा जाता है। देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? ये भी क्वेश्चन कई बार आया है। देश का प्रथम नागरिक किसे कहते हैं? तो राष्ट्रपति को कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग आते हैं यहां कि लोकसभा में अधिकतम संख्या कितनी है जी? कितनी अधिकतम संख्या निर्धारित है? तो 552 निर्धारित है। कितनी? 552। राज्यों के प्रतिनिधि उसमें कितने? राज्यों के प्रतिनिधि जो चुने जाते हैं वो कितने चुने जाते हैं? 530। राज्यों के प्रतिनिधि का मतलब होता है 28 राज्यों से चुने हुए प्रतिनिधि। ठीक है, संघ राज्य क्षेत्र से कितने चुने जाएंगे? 20। संघ राज्य क्षेत्र का मतलब होता है जो हमारा 9 केंद्र शासित प्रदेश है वहीं। ठीक है, तो केंद्र शासित प्रदेश सामान्य भाषा में कहेंगे तो केंद्र शासित प्रदेश से कितने चुने जाएंगे? 20। मनोनीत सदस्य कितने होते हैं? 2। ठीक है, ये मनोनीत जो जिन व्यक्ति का मनोनयन होता है वे कौन व्यक्ति होते हैं? तो एंग्लो इंडियन होते हैं। कौन होते हैं? एंग्लो इंडियन। अब एक नया शब्द यह आया है कि एंग्लो इंडियन क्या है, तो ध्यान रखें कि जिस व्यक्ति का पिता
यूरोपीय मूल का होता है या उसके दादा यूरोपीय मूल के होते हैं तो वह व्यक्ति एंग्लो इंडियन कहलाता है। ठीक है, तो एंग्लो इंडियन 2, तो कुल मिलाकर 552 सीट हो गया। अब आइए वर्तमान में कितने सीट पर चुनाव होता है ये देख लीजिएगा। तो वर्तमान में लोकसभा के सदस्य 545, ठीक है, इतने ही सीट पर चुनाव होता है। राज्यों के प्रतिनिधि कितने, तो 530, इसमें भी 530 ही था। ध्यान रखिए यहाँ परिवर्तन नहीं है। परिवर्तन कहाँ है, संघ राज्य क्षेत्र में। तो संघ राज्य क्षेत्र में कितने, तो 13, ठीक है, यानी ये 9 केंद्र शासित प्रदेशों से 13 व्यक्ति चुने जाएंगे। एंग्लो इंडियन कितने होंगे, 2 होंगे, यानी कुल मिलाकर 545 का चुनाव होता है। तो संख्या संबंधी प्रश्न आप लोग सॉल्व कर पाएंगे कि अधिकतम लोकसभा में अधिकतम कितने हो सकते हैं, तो 552। कितने पर वर्तमान में चुनाव होता है, तो 545। तो इस जब भी क्वेश्चन आए इस पर ध्यान रखिएगा। ऑप्शन में 552 545 दोनों हो सकता है। कहेगा कि वर्तमान में कितने वर्तमान में लोकसभा कितने लोकसभा सीट के लिए चुनाव होता है, तो आंसर क्या मारेंगे, 545। अधिकतम लोकसभा में अधिकतम सीटों की संख्या कितनी है, तो 552। चलिए ठीक है, अब हम लोग आते हैं। हाँ, ये एंग्लो इंडियन जो 2 व्यक्ति होते हैं ये राष्ट्रपति चुनते हैं। कौन चुनते हैं, राष्ट्रपति चुनते हैं 2 व्यक्तियों। ठीक है, अब यहां देखते हैं लोकसभा की अवधि। अभी लोकसभा की अवधि कितनी होती है जी, तो लोकसभा की अवधि 5 वर्ष होती है। अब देखिए यहां लिखा हुआ कि इसे राष्ट्रपति को 5 वर्ष से पहले भी विघटन करने का अधिकार होता है। तो ये पहले ही बताया जा चुका है कि लोकसभा का विघटन राष्ट्रपति कर सकता है, 5 वर्ष के पहले भी वो कर सकता है। ठीक है, अगला पॉइंट है आपातकाल के दौरान इसकी अवधि एक बार में 1 वर्ष बढ़ाई जा सकती है। ठीक है, आपातकाल के दौरान लोकसभा की अवधि जो बढ़ाई जाती है एक बार में कितने वर्षों के लिए बढ़ाई जाती है, 1 साल के लिए। ठीक है, लेकिन इसका विस्तार आपातकाल खत्म होने के बाद 6 माह से अधिक नहीं हो सकता है। यानी आपातकाल खत्म अगर हो जाता है तो उसके बाद मात्र 6 महीना तक ही वो विस्तारीकरण रह सकता है, उससे अधिक नहीं। तो ये क्वेश्चन ये बनता है कि आपातकाल में लोकसभा का अवधि कितने वर्षों के लिए बढ़ाया जा सकता है, तो एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जाता है। ठीक है, अच्छा पहली बार कब बढ़ाया गया था जी, तो ध्यान रखिए 5वीं लोकसभा का जब चुनाव हुआ, 5वीं लोकसभा का चुनाव 1971 से 1976। ठीक है, तो अंतिम साल में यानी 1976 में लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाया गया था। ठीक है, तो 2 दफे बढ़ाया गया था, 1976 से लेकर 77 और 77 से लेकर 78 तक, 2 वर्षों तक के लिए बढ़ाया गया था। हालांकि अंतिम वर्ष में कंप्लीट वर्ष तक के लिए वो विस्तारीकरण नहीं रह पाया था। ठीक है, तो 5वीं लोकसभा में बढ़ाया गया था इसका कार्यकाल लोकसभा का। उसके बाद संसद की सदस्यता, सॉरी इसको ऐसे लिखेंगे कि लोकसभा की सदस्यता। ठीक है, लोकसभा की सदस्यता। ठीक है, तो लोकसभा के सदस्य कौन बन सकता है जी, तो पहला कंडीशन है कि उसे भारत का नागरिक होना चाहिए, उसे भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा कंडीशन, उसकी न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए, 25 वर्ष होनी चाहिए, न्यूनतम उम्र 25 वर्ष। उस व्यक्ति को राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के उस निर्वाचन क्षेत्र का मतदाता होना चाहिए, यानी जिस क्षेत्र से वे चुनाव लड़ना चाहता है वहां का मतदाता होना आवश्यक है। उसके बाद वह कोई भी लाभ के पद पर ना हो। ठीक है, इसमें एक बात का ध्यान रखेंगे कि मंत्री का जो पद होता है वो लाभ का पद नहीं माना जाता है। ठीक है, और वह मानसिक रूप से विक्षिप्त तथा दिवालिया न हो, यानी वह पागल न हो। ठीक है, और दिवालिया न हो, ऐसे व्यक्ति लोकसभा का चुनाव
के लिए योग्य होता है। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं, स्थानों का रिक्त होना। तो स्थान कैसे वो रिक्त कर सकता है, कोई भी लोकसभा का सदस्य जो है अपना स्थान कैसे रिक्त कर सकता है, तो उसको देखिए दोहरी सदस्यता। देखिए वो दोहरी सदस्यता नहीं होनी चाहिए। जैसे लोकसभा और राज्यसभा एक बार में मान लेते हैं कोई व्यक्ति दोनों के लिए एलिजिबल हो जाता है, तो एक का सदस्यता त्यागनी पड़ेगी। नहीं तो कभी कभी ऐसा होता है कि एक ही व्यक्ति दो दो लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ता है और दोनों से जीत जाता है, तो क्या होगा, किसी भी एक क्षेत्र को वह अपना क्षेत्र मान सकता है और एक को एक से त्याग पत्र उसे देना ही पड़ता है। ठीक है, तो यही दोहरी सदस्यता होती है। निरअर्हता, निरअर्हता का मतलब है कि संविधान के किसी न किसी पहलू को, किसी न किसी विधि को अगर कोई व्यक्ति फुलफिल नहीं करता है तो वह निरअर्हता का शिकार हो जाएगा, यानी उस अर्हता का वो पूर्ति नहीं करेगा, इसलिए उसे त्याग पत्र देना पड़ेगा। ठीक है, पद त्याग, यानी कि अगर कोई लोकसभा का सदस्य चाहता है कि हम त्याग पत्र दे दें तो वह दे सकता है। तो किसे देगा, तो वह लोकसभा का जो अध्यक्ष होगा उसे अपना त्याग पत्र सौंपेगा और स्वीकार कर लेते हैं तो उसकी पद त्याग मान लिया जाता है। ठीक है, अगर वे स्वीकार नहीं करते हैं तो पद त्याग नहीं माना जाएगा। अनुपस्थिति, कोई भी लोकसभा का सदस्य सदन को बिना बताए 2 माह यानी 60 दिन तक अनुपस्थित रहता है तो उस पद को रिक्त करना पड़ता है उसे, यानी उसे उसके पद को क्या माना जाता है, पद को रिक्त मान लिया जाता है। ठीक है, यानी 60 दिन से अधिक 60 दिन तक अगर कोई भी रहे, कोई भी व्यक्ति रहे अनुपस्थित बिना बताए तो वो पद रिक्त उसका मान लिया जाता है। अन्य स्थितियां में क्या क्या होता है, यदि कोई भी लोकसभा का सदस्य जो न्यायालय चुनाव को अमान्य रद्द कर दे, यानी अगर मान लेते हैं किसी भी लोकसभा चुनाव को या किसी खास क्षेत्र को अगर न्यायालय अगर उसे रिजेक्ट कर देता है तो वह पद रिक्त माना जाएगा। यदि सदन द्वारा उसे निष्कासित कर दिया जाता है, यदि सदन द्वारा किसी करतूत के कारण उसे निष्कासित कर दिया जाता है तभी उसका पद रिक्त हो जाता है। नहीं तो यदि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति चुन लिया गया हो, यदि कोई लोकसभा का सदस्य हो उसे राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के लिए चुन लिया जाता है तो फिर उसकी जो लोकसभा की सदस्यता है वो रिक्त मानी जाती है। और अंतिम ये है कि यदि उसे किसी राज्य का राज्यपाल चुन लिया जाता है तभी उसे लोकसभा का सीट उसे रिक्त करना पड़ेगा, वहां त्याग पत्र उसे देना पड़ेगा। ठीक है, तो यही है स्थानों का रिक्त होना, किस तरीके से वो अपना स्थान अपना पद रिक्त करेगा उसी का वर्णन यहाँ किया गया है। ठीक है, तो इसमें से जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन रहा है, तो देखिए कई बार क्वेश्चन जो पूछा गया है ये अनुपस्थिति से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर कोई भी व्यक्ति, कोई भी लोकसभा का सदस्य सदन को बिना बताए कितने दिनों तक गायब रहता है तो उसकी सदस्यता रिक्त हो जाती है, तो 60 दिन। तो यहाँ से एक क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, तो इसलिए इसको जरूर ध्यान में रखेंगे। ठीक है, और बाकी तो जितने कंसेप्ट आपको समझाए जा रहे हैं वो आपके माइंड में होने चाहिए। सारे मैटर को इसलिए हम समझा रहे हैं ताकि एग्जाम में कैसा भी क्वेश्चन तोड़ मरोड़ कर आए आप सॉल्व करने में सक्षम हो। ठीक है, और मेरा ये टारगेट है कि 66 बीपीएससी के जो भी छात्र हैं उनके लिए कुछ मैं बेहतर से बेहतर कर सकूं। हालांकि आप लोगों को घर पर तो पढ़ते ही रहना है, ठीक है, लेकिन जो मेरी प्रयास है ये भी आपके सफलता में सार्थक सिद्ध होगी। ठीक है, तो इसे देखने के बावजूद भी आप घर पर अधिक से अधिक कड़ी से कड़ी मेहनत करें। चलिए ठीक है, और केवल पीसीएस का ही एग्जाम नहीं,
जो भी बच्चे हैं रेलवे के या अन्य एग्जाम के, वो तो सब में आपको फायदा ये देगा। ठीक है, चलिए आते हैं फिर टॉपिक पर। अब शपथ, अब लोकसभा का चुनाव हो गया तो अब उनको क्या, और जीत भी गए तो शपथ भी लेना पड़ेगा। ध्यान रहे, सदन के सदस्य राष्ट्रपति के समक्ष शपथ लेते हैं। पहला तो क्वेश्चन यही आ जाएगा कि जो भी मंत्री होते हैं या लोकसभा का सदस्य होते हैं किनके समक्ष शपथ ग्रहण करते हैं, तो राष्ट्रपति के समक्ष शपथ ग्रहण करते हैं। तो वे शपथ ग्रहण में क्या कहते हैं जी, तो कहते हैं कि मैं फलाना कुमार, मैंने जो भी नाम रहे उनका, शपथ लेता हूं कि संविधान में सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। उसके बाद भारत की प्रभुता तथा अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। अपने कर्तव्यों का मैं निष्ठापूर्वक या श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। इन बातों को ये लोग शपथ लेते हैं। शपथ लेने के बाद काम करना शुरू करते हैं अपना सदन में। लेकिन ध्यान रहे, अगर कोई भी लोकसभा का सदस्य बिना शपथ लिए संसद के बैठक में अगर भाग लेता है तो वह प्रतिदिन 500 रुपया का पेनाल्टी भरेगा। प्रतिदिन 500 रुपया का पेनाल्टी वो भरेगा। तो इतनी बातें आप लोगों को याद होनी चाहिए। ठीक है, तो कुल मिलाकर हमारा जो क्वेश्चन अधिक से अधिक बना हुआ है इसी पार्ट से बना हुआ है। इसको विशेष ध्यान रखेंगे, इसको ध्यान रखेंगे। और हमारा क्वेश्चन यहाँ से और यहाँ से भी क्वेश्चन बना हुआ था बढ़िया। राष्ट्रपति से संबंधित 2-3 पॉइंट जो लिखा हुआ है बेहद इंपॉर्टेंट है, इस पर ध्यान रखेंगे। उसके बाद ये तो याद रखना ही है, लोकसभा की अवधि के बारे में जहां जानकारी दिया गया है तो 1-2 पॉइंट यहाँ से इंपॉर्टेंट है कि इसका अवधि 5 वर्ष का होता है और इसे विघटन करने का राष्ट्रपति का अधिकार होता है। ये वाला तो सारा पॉइंट इंपॉर्टेंट ही है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन ये हो सकता है कि आपातकाल के दौरान कितने वर्षों तक बढ़ाया जा सकता है जी लोकसभा की अवधि, तो 1 वर्ष के लिए। एक बार में कितना वर्ष के लिए, 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। चलिए ठीक है, अब आप लोग से 1-2 क्वेश्चन इसी में से हम कर देते हैं। आप लोग लिखेंगे या कमेंट में जवाब देंगे, क्योंकि आप देखें तो आपको कितना बेनिफिट हुआ ये भी जानना जरूरी है। तो चलिए आपसे क्वेश्चन हम कर रहे हैं कि किस लोकसभा में सर्वप्रथम उसके अवधि में वृद्धि की गई थी। किस लोकसभा में, ऑप्शन ले लीजिए, 4ठी, 5वीं, 6ठी, 7वीं। ठीक है, अगला क्वेश्चन सुन लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि यदि कोई लोकसभा का सदस्य राज्यपाल के लिए चुन लिया जाता है तो क्या उसे लोकसभा से त्यागपत्र देनी होती है? जवाब में आप लिखेंगे हां या ना। क्या त्यागपत्र उसे देनी होती है? तो हां या ना में इसका जवाब लिखेंगे। इसे 2 नंबर लिखकर ऑप्शन में आप लोग जब लिखिएगा कमेंट बॉक्स में तो 2 नंबर सवाल लिखकर यस नो कर दीजिएगा, तो मैं समझ जाऊंगा कि आपने जवाब उसी का दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 कीजिएगा तो ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आप दोनों प्रश्न का जवाब सही देंगे, और अगर सही देते हैं तो ये प्रशंसनीय बात होगी। एक बात और है कि जो भी व्यक्ति मेरे चैनल पर अभी नए हैं वे लोग बिल्कुल ही सब्सक्राइब कर लें और देखें। आपको एग्जाम में बहुत फायदा इसका मिलेगा, चाहे कोई भी एग्जाम हो, पीसीएस का एग्जाम हो, रेलवे का एग्जाम हो या कोई अदर एग्जाम हो, आपको बेहद इससे लाभ मिलेगा। ठीक है, और आप देख रहे हैं, अच्छा लग रहा है
तो इसका भी जिक्र कीजिए कमेंट में कि आपको अच्छा लग रहा है, और अच्छा लग रहा है तो बिल्कुल ही अपने मित्रों को, सगे संबंधियों औरों को भी लाभान्वित कराइए। तो कैसे कराएंगे, तो शेयर करके, ठीक है। चलिए ठीक है, और एक लाइक बटन जरूर दबाइएगा अच्छा लग रहा है तो, ठीक है, ताकि हमें भी लगे कि कितने व्यक्तियों को अच्छा लग रहा है। इसी के साथ आज की क्लास यही संपन्न हम कर रहे हैं, लेकिन ध्यान इस बात का रखना है कि अभी हम लोगों को पढ़ना है लोकसभा का ये प्रथम पार्ट है, ठीक है। अब हम लोग सेकेंड पार्ट में पढ़ेंगे कि लोकसभा का अध्यक्ष उपाध्यक्ष का चुनाव कैसे होता है, तो उसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। और मेरी कोशिश ये रहेगी कि आपका एक भी पॉइंट न छूटे, प्रत्येक पॉइंट का मैं वर्णन करते चलूं ताकि आपको कोई दिक्कत न हो, ठीक है। तो आप लोग ये मानकर चलिएगा कि यहाँ पर जो भी बोर्ड पर लिखा गया है ऑलरेडी पूरी मेहनत करके लिखा गया है, यानी कुछ छोड़ा नहीं गया है। कोशिश ये की गई है कि संपूर्ण बातों को यहाँ उल्लेख कर दिया जाए, ठीक है। चलिए ठीक है, हो सकता है कि एक दो पॉइंट कहीं मिस हो गया हो, लेकिन मेरी पूरी कोशिश है कि कहीं से कोई पॉइंट मिस न हो। इसी के साथ यही क्लास संपन्न होती है। हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं, ठीक है। नमस्कार।